अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज के इस पहले व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान कन्फ्लिक्ट की, जो तकरीबन पिछले 76 साल पर मुश्तमिल है। ये आलमी सियासत का एक इंतहाई अहम मौजू रहा है और आज हम इस मौजू पर तफसील के साथ बात करेंगे और इसकी रूट काज एनालिसिस करेंगे कि आखिर कैसे ये दो मुल्क जो कि कभी दोस्ती में एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक दूसरे के स्ट्रेटजिक अलाई के तौर पर रहे हैं, और फिर कैसे इनमें मुखालफत आ गई। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इस कन्फ्लिक्ट का डिटेल में पता चल सके। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात को समझने के लिए हमें एक सदी पीछे जाना होगा। ये 19वीं सदी की बात है, जब ईरान में कादियार सल्तनत का हुकूमत थी और उस वक्त अमेरिका को एक न्यूट्रल और काबिल एतमाद ताकत समझा जाता था। तो चुनांचे ईरान ने अमेरिका को खुद ही इनवाइट किया कि वो उसको इकनॉमिक रिफॉर्म्स में उसकी मदद करें। तो चुनांचे अमेरिकी मशीर जैसे आर्थर मलिस्पा और मॉर्गन शस्टर जैसे मशीर ईरान आए और उन्होंने माली इस्लाहत में ईरान की मदद की। तब दोनों मुल्कों में कोई ख़ास दुश्मनी भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे 20वीं सदी बढ़ी, बल्कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका दुनिया में एक वाहिद सुपर पावर के तौर पर उभरा और ईरान उसके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट का एक अहम पार्टनर बन गया, क्योंकि जो मगरब था वो ईरान के तेल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। अब हम आते हैं उस वाक़े की तरफ जिसने ईरान की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और उसकी जो अमेरिका के साथ रिलेशंस थे उनको हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात है 7 मार्च सन 1951 की, जब प्रो ब्रिटिश प्रो अमेरिकन ईरानी प्राइम मिनिस्टर अली रज़मारा की असैसिनेशन हो जाती है और उसके बाद ईरान की मजलिस शूरा से इलेक्ट होके बनते हैं मोहम्मद मुसद्दिक, ईरान के अगले वज़ीर आज़म। सन 1951 में जो मोहम्मद मुसद्दिक हैं वो ईरान के अगले वज़ीर आज़म बन जाते हैं। अब मोहम्मद मुसद्दिक जो हैं वो नेशनलाइजेशन का आगाज़ करते हैं। तो इस पर जो पहले एक चीज़ उनके निशाने पर आती है वो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी है, वो उसको नेशनलाइज करते हैं। अब ये कंपनी करती क्या है, इसमें ईरानी वर्कर्स काम करते हैं। ईरानी वर्कर्स काम तो करते हैं लेकिन उनको बहुत ही कम जो माली तावन है वो मिलता है, बहुत कम उनको, और इवन ईरानी गवर्नमेंट को भी इसका तकरीबन 17.5 या 6% मिलता है। बाकी तो अमेरिकन ले जाते हैं या यूरोपियन ले जाते हैं, ब्रिटिश ले जाते हैं। अब उन्होंने ईरान की जो वज़ीर आज़म थे मोहम्मद मुसद्दिक, उन्होंने इसको नेशनलाइज कर दिया। अब नेशनलाइजेशन से तो ये हुआ कि उसको सरकारी तहवील में ले लिया गया और उसका नाम एंग्लो ईरान ऑयल कंपनी रखा गया, जिसका नाम पहले एंग्लो पर्शियन ईरान कंपनी था। अब इस पर अमेरिका और बरतानिया सख्त नाराज हुए और उन्होंने ऑपरेशन एथिक्स के नाम से एक मंसूबा तैयार किया। अब ऑपरेशन एथिक्स में क्या हुआ, उसमें अमेरिकी CIA और बरतानवी MI6 दोनों मुलव्वस थी और ईरान के जो मुसद्दिक जो कि वज़ीर आज़म थे ईरान के, उनकी जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को मुकम्मल इक़्तिदार दे दिया गया। अब शाह चूँकि प्रो ब्रिटिश और प्रो अमेरिकन बना था तो उसने मगरब के साथ तो गहरे ताल्लुकात इस्तवार किए, लेकिन ईरानी अवाम में बगावत और गमो गुस्सा पैदा हो गया। ईरानियों को लगा कि अमेरिका इस तरह तो उनकी वो दिए मार रहा है और वो से छीनने की कोशिश कर मुख्तारी बात। दोस्तों, यही वक्त के जमहूरी त्योहार जो है ईरान और अमेरिका में दुश्मनी की एक बहुत बड़ी वजह समझा जाता है। अब साल 1953 में इस कन्फ्लिक्ट की बुनियाद पड़ी, तो साल 1979 वो साल था जब ये कन्फ्लिक्ट पूरी तौर पर उभर कर सामने आ गया।
ایران کی جو عوام تھے وہ شاہ کے پہلوی کے رضا شاہ پہلوی کے جو ایک مائنڈ تھا ڈکٹیٹرشپ والا، اس کے خلاف ایران کی عوام سڑکوں پر نکل آئے، اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں سال 1979 میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اور یوں ایران جو کسی ٹائم پہ مغرب کے یعنی امریکہ اور برطانیہ کے انفلوئنس میں تھا، اس کے اندر ایک اسلامی انقلاب رونما ہو جاتا ہے۔ دوستو جو یہ انقلاب رونما ہوتا ہے تو اب مغرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی سال 1979 کے نومبر میں ایک اور ایسا واقعہ پیش آتا ہے جسے ہوسٹیج کرائسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا تھا کہ ایرانی طالبان نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا، اور اس میں 52 امریکی سفارتکاروں کو 444 دن تک یرغمال بنائے رکھا۔ اب اس واقعے نے امریکہ میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا ایران کے خلاف، اور امریکہ نے ایران پر اقتصادی پابندیاں، معاشی پابندیاں عائد کر دیں، اور یوں جو تعلقات ان کے آپس میں بہتر ہونے کی ایک توقع تھی وہ بھی ختم ہو۔ اب ہم آتے ہیں سن 1980s میں، جب عراق کے صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس تنازع نے ایران اور عراق کی جنگ نے امریکہ کے ساتھ ایران کے تعلقات کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ یہ جنگ تقریباً 8 سال تک جاری رہی، سن 1980 سے لے کر سن 1988 تک۔ اس جنگ میں امریکہ نے عراق کی کھل کر حمایت کی، اس کو ملٹری ایڈ بھی پرووائڈ کی، اس کے ساتھ سیکرٹ انفارمیشنز بھی شیئر کی، ایون ایران کی جو فوجی تنصیبات تھیں ان کی امیجز بھی امریکہ نے عراق کے ساتھ شیئر کی، اور عراق نے ایران میں ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا۔ اور اس جنگ میں بعد میں انکشاف ہوا کہ عراق نے ایران کے خلاف کیمیکل ویپنز کا بھی استعمال کیا، لیکن امریکہ نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اسی دوران سن 1988 میں ایک انتہائی اہم واقعہ ایک اور پیش آیا۔ اس میں یہ ہوا کہ امریکہ نے ایران کے ایک طیارے کو مار گرایا جس کے اندر 290 کے قریب مسافر سوار تھے۔ اب امریکہ نے اس واقعے کو محض ایک حادثہ قرار دیا، جبکہ ایران نے اس کو جان بوجھ کر امریکہ کی جانب سے کیا گیا حملہ سمجھا۔ ان واقعات نے ایرانی عوام میں یہ احساس مزید گہرا کر دیا کہ امریکہ تو ان کا دشمن ہے۔ دوستو اب ہم آتے ہیں حالیہ اس تنازع کی طرف، یعنی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی طرف۔ سن 2002 میں یہ انکشاف ہوا کہ ایران خفیہ طور پر نیوکلیئر انسٹالیشن پر کام کر رہا ہے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے یہ الزام لگایا کہ ایران تو جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، جبکہ ایران نے اس پر یہ ریسپانس دیا کہ وہ تو محض اسے انرجی کرائسس پر قابو کرنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، جیسے کہ بجلی وغیرہ پیدا کرنے کے لیے اس کو یوز کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ کو تو اس پر ایران پر سخت ایک غصہ آیا، پہلے کنفلکٹ تھا، تو چنانچہ امریکہ نے ایران پر اور مزید اکنامی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن سال 2015 میں امید کی ایک کرن سامنے آتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کے صدر براک اوباما نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو جوائنٹ کمپریہنسو ایکشن پلان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ ایران جو ہے وہ اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرے گا، اور نتیجتاً امریکہ نے ایران پر سے کئی ایک معاشی پابندیاں اٹھا لی۔ لیکن سن 2018 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنتے ہیں تو انہوں نے دوبارہ وہ پابندیاں ایران پر لگا دی، اور یوں پھر ایران کو بھی ایک موقع مل گیا، تو اس نے دوبارہ سے اپنے جوہری پروگرام کو کھل کر واضح کر دیا کہ وہ جوہری ہتھیاروں پر کام کر رہا ہے، اور اس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک دفعہ پھر جو کہ 2015 میں کم ہوئی تھی دوبارہ عروج کی طرف چلی گئی۔ اب حالیہ پیش رفت کی طرف اگر ہم آئیں
تو 3 जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान के एक जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया कि जो कि कुछ फौज के सरबराह थे और ईरान की हिकमत अमली और इलाकाई सालमियत के एक बहुत अहम सतून समझे जाते थे। और इसके जवाब में ईरान ने इराक में जो अमेरिका की फौज मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, ईरान ने उन पर अटैक किया। और उन पर अटैक से ईरान ने जब उस पर अटैक किया तो कई एक लोग उधर भी हलाक हुए। और फिर 2024 में जब ईरान ने अमेरिका पर 400 प्लस मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स जब फायर किए तो इससे जो कशीदगी थी वो और बढ़ गई, क्योंकि इसराइल तो मिडल ईस्ट में एक कॉलोनी है में अमेरिका की। तो चुनांचे ये कशीदगी, ये तमाम वाक़यात उस चीज़ को उर्मुज की तरफ ले गए जिसमें ईरान और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोस्तों, ये तनाज़ा हमारे लिए क्यों अहम है? जब भी अमेरिका और ईरान का कन्फ्लिक्ट होगा तो इससे पूरे मशरिक़ वुस्ता की जो मईशत है और यहाँ तक कि सब की ज़िंदगियों पर असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और इससे ईरान क्या चाहता है? अब ईरान अपने जो एक इस्लामी इनकलाब है उसको बरकरार रखना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो इस खित्ते में इसराइली मफादात का एक बहुत बड़ा मुहाफ़िज़ है और वो उस खित्ते के अंदर अपना असर रसूख कायम करना चाहता है, जिसमें वो अभी तक तो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन अगर इस तनाज़े को आज भी अमेरिका हल करना चाहता है तो निगोसिएशन के अलावा, सफारतकारी के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है कि जिससे ये मामलात तय पाए। दोस्तों, अब 2025 की तरफ आते हैं। इसमें हालात मज़ीद पेचीदा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आला कोर्स पे तो कहीं भी संजीदगी नज़र ही नहीं आती। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उनका आप ज़ेलेंस्की के साथ इंटरव्यू देख लें जिसमें उन्होंने किस किस्म की ये गुफ्तगू की है कि जो कि एक संजीदा आदमी तो कर ही नहीं सकता। अब दूसरी तरफ ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है और ये भी इंफॉर्मेशन है कि यूरेनियम इनरिचमेंट में उसने 60% तक तो काम पूरा कर लिया है, जिससे अमेरिका और यूरोप बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये उनके इत्तेहादी इसराइल के इंटरेस्ट के तो बिल्कुल भी हक में नहीं है। इसीलिए अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में अपनी बैरिया की मौजूदगी बढ़ा दी है। ईरान भी पीछे नहीं हटा, उसने धमकी दी है अगर उसकी इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मस को बंद कर देगा, जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ऐसा हुआ तो ये यूरोप की मईशत के लिए इंतहाई एक तारीख चीज़ होगी। पाकिस्तान में भी पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों का आखिर हल क्या है? दोस्तों, इसके 3 सॉल्यूशन हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि मुज़ाकरात किए जाएं, नेगोशिएशन की जाए। सिफारतकारी मसलों का एक हल है, नेगोशिएशन से मसले हल पाते हैं। दोस्तों, जंग कभी भी किसी मसले का कोई हल नहीं होती। दूसरा एक हल ये है कि अमेरिका हमला कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, जिससे खित्ते में एक छोटी मोटी जंग तो उठ सकती है। और तीसरा फुल स्केल वार का है। अगर फुल स्केल वार होती है तो पूरा मिडल ईस्ट इसकी लपेट में आएगा, क्योंकि ईरान ने अभी गुज़िश्ता दिनों भी अरब कंट्रीज़ को ख़ास कर ये क्लियर मैसेज दिया है, अगर उनकी बेसिस पर से अमेरिका हमला करता है तो ये उस मुल्क का हमला सब्र किया जाएगा और फिर ईरान उसका जवाब जो है देगा। और उनकी सालमियत, अगर उसकी सालमियत के ऊपर आँच आती है तो फिर वो किसी का लिहाज नहीं करेगा। दोस्तों, इससे सिक्योरिटी भी मसाइल पैदा हो सकते हैं और मईशत के चैलेंजेस, ईरान जो कि इकोनॉमिकली पहले ये कंप्रोमाइज स्टेट है, उसके हालात तो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ अगर ये जंग होती है, चीन और रूस तो ईरान के साथ हो सकता है खड़े हों, लेकिन अमेरिका और नेटो जो कंट्रीज़ हैं वो तो इसराइल के साथ खड़े होंगे, क्योंकि इसराइल के इंटरेस्ट इस खित्ते में अमेरिका के लिए बहुत अहम है। दोस्तों, ईरान ने भी अपनी ऑयल की जो एक्सपोर्ट्स हैं
وہ $50 ملین تک چائنا کے ساتھ شروع کر دی ہیں ابھی تک کی جو رپورٹ ہے۔ دوستو اگر ایران اور امریکہ ادھر اپنے معاملات کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو وید اس کا حل سفارت کاری ہے۔ جب بھی کسی ملک کی سالمیت پر ایک اٹیک ہوتا ہے تو پھر وہ ملک ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور گزشتہ ایک صدی کے اندر جس طرح امریکہ نے ڈیموکریسی کے نام پر دنیا کے کئی ایک ممالک کو ایکسپلائٹ کیا ہے، ان کو برباد کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس پر بھی ہم جلد ایک ویڈیو بنائیں گے، لیکن یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ نگہبان۔